नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ डॉक्टर में। मैं हूं आपके साथ आशीष। जिस प्रकार नई नई बीमारियां आज हमारे समाज में पनप रही हैं, उसको लेकर लगातार है आपसे अलग अलग बीमारियों के बारे में डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की बीमारी होती है, क्या उसके लक्षण होते हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है। तो आज हमारे साथ स्क्रीन पर मौजूद हैं डॉक्टर विश्वदीप जैन, जिनसे हम करेंगे बातचीत और जानेंगे कि क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं लकवा को लेकर। क्योंकि आजकल है कि काफ़ी ज़्यादा जो लकवा है लोगों में देखने को मिल रहा है, चाहे हम लेडीज़ की बात करें, जेंट्स की बात करें, तो उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ स्क्रीन पर मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका। हाँ, थैंक यू आशीष। सर, सबसे पहले तो लकवा है उसके बारे में जानें कि लकवा है क्या। हाँ, देखिए, जैसे हमारा जो ब्रेन है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। जी। ब्रेन के दो हिस्से होते हैं। जी। हर एक हिस्सा ब्रेन का हमारी बॉडी के एक हिस्से को कंट्रोल करता है। जब कभी भी किसी एक हिस्से की ब्रेन की नस या तो चौकअप हो जाए जी या फिर वो नस फट जाए जी, तो वो पर्टिकुलर एरिया ब्रेन का काम करना बंद कर देता है। जी तो जब वो एरिया खराब हुआ है, जो एरिया काम करना बंद कर दिया है, जी, उसके कारण जिस साइड की हमारे को वीकनेस आ जाती है उसे हम लकवा कहते हैं। जी तो बेसिकली हम समझें तो लकवा दो प्रकार का होता है। जी कि एक लकवा हम कह सकते हैं कि अगर ब्रेन के नस के अंदर कोई क्लॉट फंस गया है जी, तो उसे कहते हैं इस्केमिक स्ट्रोक। और जी। एक होता है कि अगर ब्रेन का नस फट गया है तो उसे कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। तो लगभग दो प्रकार का है जी। अब सर, जिस प्रकार ब्रेन का मेन रोल रहता है इसमें, तो इसके कुछ लक्षण भी होते हैं। पता कैसे चलता है कि हमें लकवा होने वाला है, उसके पहले कोई लक्षण दिखाई देते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि लकवे को हम कैसे पहचान सकते हैं उसे। देखिए, लकवे के बारे में एक टाइप से समझ लीजिए ब्रेन अटैक है। जी कि जैसे हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक के अंदर जान जाने का चांस रहता है। ब्रेन अटैक के अंदर ये है कि जान जाने के चांसेस शायद इतने ज़्यादा ना हो, लेकिन जो डिसेबिलिटी है, यानी कि किसी को अर्धांग हो गया तो जो सही समय पर उसका इलाज नहीं कराया गया तो लंबे समय तक या फिर पूरी ज़िंदगी भर आदमी लकवे के साथ जीना पड़ेगा उसको। तो ये भी एक टाइप से काफ़ी सीरियस बीमारी है। तो इसको अगर हम सही समय पे और जल्दी इस चीज़ को टैकल करें तो इससे कम्प्लीटली बच सकते हैं। इसके लक्षणों के अंदर देखें तो इसको याद करने का एक बहुत ही अच्छा निमोनिक है जिसे हम कहते हैं फास्ट से हम ये समझते हैं कि एक तो अगर आपको ये लक्षण आ रहे हैं तो आपको फास्ट काम करना है और इसके ऊपर जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना है, जल्दी से जल्दी एक्शन लेना है। और दूसरी चीज़ ये है कि एफ जो इसमें फास्ट में एफ है उसका मतलब होता है फेशियल एसिमेट्री। फेशियल एसिमेट्री का मतलब है मुंह का टेढ़ा होना। जी, ठीक है। ए का मतलब होता है आर्म ड्रिफ्ट, कि आपकी जो आर्म है यानी कि आपकी जो बाजू है वो नीचे गिरना शुरू हो गई है। जी। आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो उसे सेकंड टिश्यू कहते हैं आर्म ड्रिफ्ट। जी ठीक है। एस का मतलब होता है स्पीच डिस्टर्बेंस, आपकी जुबान लटकाना शुरू कर दी है। जी, ठीक है, उसे हम कहते हैं स्पीच डिस्टर्बेंस। और टी इज टाइम, अगेन हमें टाइमली एक्ट करना है। जी जो कभी भी अगर मान लीजिए आपको जैसे मैंने बताया था कि दो टाइप का लकवा होता है। अगर मान लीजिए किसी की नस फटी हुई है जी, तो नस फटने के कारण क्या होता है, क्लॉट जमा हो जाता है ब्रेन में खून का थक्का जम जाता है। जी। तो कोई भी व्यक्ति अगर कोई ऐसा नस फटी हुई वाला आता है तो इमीडिएटली, क्योंकि ब्रेन देखिए एक बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, ये सब चीज़ें एकदम टाइटली पैक्ड है। अगर उसके अंदर कोई बहुत बड़ा खून का थक्का जम जाएगा तो वो जो एरिया के अंदर खून का थक्का जमा है उसको तो खराब करेगा ही, जी। प्रेशर डाल के आसपास का एरिया भी खराब करेगा। जी। ऐसे टाइम में अर्जेंटली सिटी स्कैन कि मरीज जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लाया जाए। जी। सिटी स्कैन किया जाए। अगर वो सूजन आ रही है उसके कारण जी। तो वो सूजन को कम करने के लिए दवाइयों से वो सूजन कम की जाए। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि बीपी ज़्यादा होने के कारण दिमाग की नस फटती है। जी। तो ऐसे में बीपी को कम किया जाए ताकि और जो नस का प्रेशर है वो कम हो जाए। और तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर बहुत ज़्यादा ब्लड इकट्ठा हुआ है और दिमाग को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचा रहा है जी, तो उस टाइम पे न्यूरोसर्जन की मदद से खोपड़ी को जो हमारी है उसके अंदर हड्डी को खोल के वो प्रेशर रिलीव किया जाए। जी। अगर ऐसा इतना ज़्यादा खून इकट्ठा हो गया कि हम उसको दवाइयों की मदद से हेल्प नहीं कर सकते हैं जी, तो हमें सर्जरी भी करनी पड़ती है इस केस में। दूसरा जो केस आपको बताया था मैंने कि अगर दिमाग की नस चौकअप है तो कैसा है, इसको आप समझिए कि खेत के उदाहरण से समझिए कि एक खेत है, अगर उसके अंदर पानी की जो हमने क्यारी लगाई हुई है वो पानी की क्यारी अगर ब्लॉक होगी तो खेत को पानी नहीं जाएगा। तब तक हम उस क्यारी को अगर खोलेंगे तो पानी दोबारा वापस पहुंच जाएगा और हमारा खेत बच जाएगा। लेकिन अगर ऑलरेडी खेत खराब हो गया उसके बाद उस क्यारी को खोलने का कोई फायदा नहीं। जी। तो इसके लिए थ्रोम्बोलिसिस करके चीज़ होती है कि अगर क्लॉट के कारण चौकअप हो गया है तो आप तुरंत मरीज को लेके आइए, यानी कि
पेशेंट को अगर फेशियल एसिमेट्री है, आर्म ड्रिफ्ट है, स्पीच में डिस्टर्बेंस है, लेके आइए, उनका MRI कराया जाए, ठीक है, या CT स्कैन कराया जाए, दोनों में से कुछ भी कराया जाए। उसके अंदर अगर हमको पता चलता है हाँ जी इस्कीमिक स्ट्रोक का एविडेंस है, तो एक इंजेक्शन होता है जो इंजेक्शन क्लोट को भूल देता है जी। ये इंजेक्शन लगा के वो क्लोट को भूला जा सकता है। बस इस इंजेक्शन के अंदर शर्त ये है कि इंजेक्शन स्ट्रोक होने के यानी कि पहला लक्षण आने के सिर्फ 3.5 घंटे तक दे सकते हैं। यानी अगर टाइम ज़्यादा हो जाए तो वो काम नहीं करेगा, वो इंजेक्शन काम नहीं करेगा, बल्कि उसका नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। काम तो करेगा ही नहीं, नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है जी कि जो भी स्ट्रोक के केसेस आते हैं हमारे अस्पतालों में जी, उसमें से 95 से लेकर 98% केसेस पहले से ही ये टाइम लिमिट को पार करके आते हैं। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि मरीज लक्षण आते हैं, सोचते हैं अपने आप ठीक हो जाएंगे जी, ठीक है, इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। कई केसेस में ऐसा होता है कि वो अपने गांव में या घर में छोटे मोटे किसी इधर उधर फार्मेसी वगैरह की इंजेक्शन लगवा के सोचते हैं कि हम इससे ठीक हो जाएंगे जी जी। आपको एजुकेशन इस मामले में एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको ये लक्षण आ रहे हैं तो आपको एक्ट फास्ट करना है, आपको हॉस्पिटल आना है। विदिन 3.5 घंटे अगर आप आ जाते हैं जी तो आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं जी। लेकिन अगर ये 3.5 घंटे से ऊपर का टाइम चला गया जी तो ये इंजेक्शन तो नहीं लग सकता है, हाँ, बट उस टाइम पे हम ये कर सकते हैं कि जैसे एंजियोग्राफी की जाती है जी, वैसे एंजियोग्राफी की मदद से दिमाग में उस नस में पहुंचा जा सकता है जी, यहाँ पर वो क्लॉट है और उसको मैकेनिकली उस क्लॉट को निकाला जा सकता है। लेकिन ये जो प्रोसीजर है क्लॉट निकालने वाला, ये भी मैक्सिमम 24 घंटे तक ही किया जा सकता है। 24 घंटे के ऊपर ये प्रोसीजर करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो इसके अंदर आप समय की महत्वपूर्णता समझ रहे हैं कि अगर हमने समय के ऊपर एक्ट किया, समय के ऊपर एक्ट करने के ऊपर ये चीज़ कम्प्लीटली कंट्रोल की जा सकती है और पेशेंट को नया जीवन दिया जा सकता है बिना किसी डिसेबिलिटी का। बट अगर आप इस पे टाइम पे काम नहीं करेंगे और समय निकल जाएगा फिर कुछ भी नहीं हो सकता। इसमें कोई स्टेजेस भी होती है, जैसे फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, ऐसा कुछ? अगर इसमें ऐसा कोई स्टेज तो नहीं कहते हैं जी, मोटा अगर हम बोलें तो एक तो एक्यूट स्टेज होती है जिसमें ब्रेन पे फ्रेश अटैक हुआ है, सेकेंड स्टेज होती है रिकवरी की जिसमें वो जो एरिया है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और थर्ड स्टेज होती है परमानेंट डिसेबिलिटी की जी। तो इसमें ऐसा कोई स्टेज नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ये है कि अगर हम इस बीमारी में सबसे अच्छी बड़ी बात ये है कि मेरे पास जब से मैं सिरसा में आया हूँ तब से मैंने काफ़ी सारे मरीजों को थ्रोम्बोलाइज किया है जी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 95 साल की औरत जी जो लकवे के साथ आई थी, हमने उनको भी थ्रोम्बोलाइज करके चलते हुए यहाँ से भेजा। तो कई लोग कहते हैं कि ज़्यादा उम्र के लोगों को थ्रोम्बोलाइज नहीं करना चाहिए क्योंकि उनमें ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जी जी। पर अगर हम सही समय पर एक्ट करेंगे जी, ये उनके रिलेटिव्स के लिए भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन की बात है कि वो उनके मरीज को अगर ये लक्षण आए तो वो तुरंत अस्पताल लेके आए, उन्होंने इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं किया। पेशेंट यहाँ पहुँचा हमारे पास सही समय पे, हमने तुरंत उनका CT स्कैन कराया, उस जगह पर भी ब्लीडिंग नहीं था जी, तुरंत उनको थ्रोम्बोलाइज किया और मरीज यहाँ से चल के गए हैं। अभी भी मेरे पास फॉलोअप के लिए आते हैं, वो चल के आते हैं। तो काफ़ी अच्छी खुशी होती है कि जस्ट बिकॉज उन्होंने समय की कदर की जी तो आज वो चल पा रहे हैं जी। यही अगर समय की कदर ना करते तो शायद आज उठ ना पाते, अपने बिस्तर पे रहते जी, ठीक है, खुद भी कष्ट पाते, घर वाले भी कष्ट में रहते। सर इसमें जैसे मोस्टली देखा जाता है कि राइट साइड ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहती है, लेफ्ट साइड अगर होता है तो उसमें चांसेस कुछ ऐसा है कि रहते हैं जैसे हार्ट वाली साइड है तो उसमें नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। देखिए ब्रेन का जो कनेक्शन होता है वो हमेशा क्रॉस में रहता है। अगर आपकी राइट साइड की नस दबी है तो आपको लेफ्ट साइड में लकवा मारेगा जी, लेफ्ट साइड की नस दबी है तो राइट साइड में लकवा। जैसे हार्ट के ऊपर इसका कुछ इम्पैक्ट रहता है? हार्ट के ऊपर ऐसा कोई इम्पैक्ट अगर वो वही पार्ट है बॉडी के जैसे जिस साइड हार्ट का जो सिस्टम है ना वो ब्रेन के सेंटर से कंट्रोल होता है जी। अगर ब्रेन के ऐसा नहीं है कि जो हमारे हाथ पैर और या फिर जो मोटर फंक्शन जिसे हम कहते हैं, चलने फिरने के जो फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे फंक्शंस के ऊपर ही असर करता है। जो हमारे ऑर्गन्स के फंक्शन हैं वो अलग जगह से कंट्रोल होते हैं जी। अगर उस सेंटर में तकलीफ हुई है, उस सेंटर में अगर अटैक आया तो वैसे पेशेंट नहीं बच पाता। बिकॉज अगर उस जो हमारे इंटरनल ऑर्गन में सारे के सारे अलग सेंटर से कंट्रोल हो रहे हैं, सेंटर ऑफ द ब्रेन से कंट्रोल हो रहे हैं। जो पेरिफेरी के अंदर जो नर्व फाइबर्स हैं वो हमारी मसल एक्टिविटी, मोटर एक्टिविटी बनाते हैं। अगर वो इन्वॉल्व हुए तो अलग चीज़ होती है। हाँ, इकलौती चीज़ ये होती है कि ज़्यादातर लोग जो उनसे होते हैं वो राइट हैंडेड होते हैं जी जी। राइट हैंडेड लोग होने का उनका लेफ्ट साइड डोमिनेट होता है। तो किसी को अगर लेफ्ट साइड पे स्ट्रोक आता है तो वो थोड़ा सा उनको फंक्शन जो उनसे ज़्यादा सीवियरली इफेक्ट होता है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है।
अच्छा, ये एक मैं और आपसे जानना चाहूँ कि एज का कोई फैक्टर रहता है, जैसे यानी पर्टिकुलरली इस एज में ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है या इस एज के बाद आती है? देखिए ज़्यादातर जो यंग पॉपुलेशन होती है जी। उसके अंदर एज सच कोई फैक्टर नहीं होता है कि उनको स्ट्रोक आए। ठीक है, डायबिटीज़ के कारण नसें जो सी होती हैं उसमें जिसे कहते हैं हम फैट के थक्के, ये कोलेस्ट्रॉल के थक्के जम जाते हैं जिसके कारण स्ट्रोक आता है जी, या फिर बीपी की समस्या होती है जिसके कारण नस फट सकती है जी। तो ये सब फैक्टर्स यंगर पॉपुलेशन में होते नहीं है, इसलिए ज़्यादातर स्ट्रोक 50 से 60 साल की उम्र के बाद ही आते हैं। ज़्यादातर लोगों को जब भी लकवा मारता है तो 50-60 साल के ऊपर मारते हैं, क्योंकि नसें भी कमज़ोर हो जाती हैं, शुगर की भी बीमारी रहती है, बीपी की भी बीमारी रहती है, सब कंट्रोल चल रहा होता है, तो ये सब कारण बनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यंग लोगों में नहीं होते हैं, यंग लोगों में भी बहुत स्ट्रोक होते हैं, पर उनके कारण अलग होते हैं। उनके कारण अलग होते हैं, उसकी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज वो बहुत वास्ट चीज़ है, उसे ये अलग से पूरा सेगमेंट है स्ट्रोक इन यंग लोगों में स्ट्रोक। पर ये आम पॉपुलेशन की बात की जाए तो बहुत ही कम पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर भी प्रिंसिपल तो वही रहेगा कि आपको एक्ट फास्ट करना है, चाहे आप 60 साल के हैं या आप 16 साल के हैं। अगर आपको ये सब फीचर्स आ रहे हैं तो आपको तुरंत हॉस्पिटल आना है, अपने आप को इवैल्यूएट कराना है और समय पर ट्रीटमेंट शुरू करो। एक और आपसे जानना चाहूँगा कि ये ऊपर से नीचे ही होता है या फिर नीचे से ऊपर बॉडी का कुछ ऐसा सिस्टम होता है? हमारे ब्रेन के अंदर डिफरेंट एरियाज होते हैं जो टांगों को कंट्रोल करते हैं, लेग्स को कंट्रोल करते हैं। तो अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तो आगे से चलेंगे तो बॉडी उल्टी होती है, मतलब आगे से लेग्स का कंट्रोल होता है और पीछे तक जाते जाते हमारे मुंह तक का कंट्रोल आता है जी। तो किस एरिया पे स्ट्रोक हुआ है, तो ब्रेन का कौन सा एरिया गया है जी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कहाँ पे फीचर्स आ रहे हैं जी जी। ठीक है, कई लोगों में लातों की वीकनेस ज़्यादा होती है, कई लोगों में हाथों की वीकनेस ज़्यादा होती है जी, कई लोगों में सिर्फ हाथों की होती है, लातों की होती है, कई लोगों में सिर्फ लातों की होती है। तो वो एरिया कौन सा, किस एरिया में नस स्ट्रोक हुआ उसके ऊपर रहेगा। ज़्यादातर लोगों में इंटरनल कैप्सूल करके एक एरिया होता है जिसमें सारे के सारे फाइबर एक जगह आके जुड़ते हैं जी, उस जगह पे स्ट्रोक आता है बिकॉज वो काफ़ी भीड़ा एरिया होता है जी, वहाँ पर स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर ऐसा होता है तो आदमी को लात पैर पूरा लकवा मारता है एक तरह जी। अब अंतिम छोर में आएंगे तो मैं आपसे जानता हूँ कि इस बीमारी के लक्षण भी हमने देख लिए, कैसे होता है और कैसे इसको पहचाना जा सकता है। अच्छा, इसका जो है कि कैसे सावधानियाँ कैसे हैं, इसका बचाव इससे कैसे किया जा सकता है? देखिए, बचाव में अगेन हमेशा की तरह, हर बीमारी की तरह जी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ द की। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप उस डायबिटीज़ का इलाज प्रॉपर कराइए जी। अगर आपको बीपी की समस्या है तो बीपी की समस्या को कंट्रोल करिए जी, ठीक है, उसका इलाज पूरा कीजिए। और अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या नहीं है जी, तो भी आपको एक हेल्दियर लाइफस्टाइल जिसमें खान पान में कम कैलोरी का खाना जी, एक्टिव लाइफस्टाइल जी, चलना फिरना, प्रॉपर मॉडरेट एक्टिविटी, ये सभी चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा रहेगा तो ये सारी की सारी जो आज की बीमारियां हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो या बीपी हो या उससे होने वाली आगे की बीमारियां जैसे स्ट्रोक हो गया जी, इस सबसे बचा जा सकता है एक अच्छे लाइफस्टाइल जिसमें शुद्ध खान पान और कसरत को भी ध्यान में रखा जाए जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के साथ हमारे साथ साझा किया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विश्वदीप जैन, जिनसे हमने की बातचीत तो और इनसे जाना कि लकवा जिस प्रकार एक बड़ी बीमारी है, आजकल काफ़ी ज़्यादा लोगों में देखने को मिल रही है, उससे कैसे बचा जा सकता है, उसके लक्षण हैं, कैसे उसको पहचाना जा सकता है। और मोस्टली होता है कि आजकल लोग जैसे इस बीमारी में टाइम की बहुत ज़्यादा जो अहमियत है वो देखने को मिलती है, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि टाइम पीरियड काफ़ी मायने रखता है। अगर 3.5 घंटे से ज़्यादा अगर वो टाइम क्रॉस होता है या फिर 24 घंटे का इन्होंने बताया, अगर वो क्रॉस होता है तो कहीं ना कहीं जो है कि एक ज़िंदगी के साथ बड़ा जो है कि जोखिम भरा जो हो सकता है। तो उसी को लेकर आपके अगर कोई सवाल है तो आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर हम इसी टॉपिक पर बातचीत करें तो आपके सवाल भी उसी बीच हम ले सकें। ऐसे और अपडेट के लिए बने रहिए और देखते रहिए हेल्थ डॉक्टर। धन्यवाद।